हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 28 ऑफ अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 प्री एज वेल एज मेंस एज वेल एज जितने भी दूसरे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सब के लिए हम लोग 28 अगस्त 2024 के द हिंदू में जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सबको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कौन सा करंट अफेयर किस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है एंड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं एंड मेंस आंसर राइटिंग में कहीं अगर इस इंफॉर्मेशन का या डाटा का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से किया जाए ताकि अच्छे से अच्छा आप आंसर लिख सकें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। इन सारी चीजों को हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर्स के डिस्कशन के साथ में ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, काफी कुछ है जानने के लिए एंड इट्स माय गारंटी ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनहांस करेगा। इसी नोट पे बिना किसी और देरी और डिले के शुरुआत करते हैं 28 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और पहला समाचार ये रहा, देखते हैं सर। तो पहली न्यूज में हमको आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट्स फॉर मंकी पॉक्स के बारे में बातचीत करनी है। न्यूज शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं, तब आपको कंटेक्स्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब कोविड आया था तब ये समस्या बहुत ज्यादा निकल कर आई थी कि किसी व्यक्ति को कोविड है या नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी कैसे चेक किया जाए। आम प्रोसीजर ये होता है कि जो भी व्यक्ति है, अगर आप उसका कोई टेस्ट कर रहे हैं तो उसका या तो आप ब्लड सैंपल लेंगे या उसके किसी दूसरे बॉडी फ्लूइड का सैंपल लेंगे, फिर उसको टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है। वहां पर फिर पूरा प्रोसीजर जिसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई भी एक सर्टेन टाइम पीरियड लगता है, उस टाइम पीरियड में उसकी टेस्टिंग होती है और उसके बाद में फिर रिपोर्ट आती है कि भाई फलाने फलाने व्यक्ति को जिस भी चीज के लिए टेस्ट किया गया था वो बीमारी है या नहीं है, ये आपका जो है उस टेस्ट से फिर क्लियर होता है। अब कोविड के केस इतनी तेजी से आना शुरू हुए कि आपके पास इस तरीके की जो टेस्टिंग लैब्स थी, एक तो वो कम पड़ गई और उसके बाद में फिर अब जल्दी से जल्दी आपको रिपोर्ट चाहिए है, बहुत लंबा वक्त इंतजार नहीं किया जा सकता है, तो फिर आप करें क्या। ऐसे वक्त में आरटीपीसीआर की टेस्टिंग किट्स बनाई गई थी कोविड के को चेक करने के लिए। उसकी मदद से आप घर पर भी जो है अपना टेस्ट कर सकते थे और चेक कर सकते थे कि आपको कोविड है या नहीं। प्लस ये जो किट्स थी इसमें बहुत जल्दी कुछ टाइम पीरियड में जो है बहुत जल्दी आपको पता चल जाता था, जो भी टेस्ट का रिजल्ट है वो आप जल्दी आपको उसकी इंफॉर्मेशन हो जाती थी। तो उसी पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अब जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि भाई मंकी पॉक्स जो है वो भी एक महामारी का रूप ले सकता है एंड जैसे जैसे इसके केसेस एशिया में रिपोर्ट होना शुरू हो गए, तो प्रिकॉशन लेते हुए कि भाई अगर भारत में मंकी पॉक्स अगर एक पेंडेमिक का रूप ले लेता है, यहां पर भी आउटब्रेक हो जाता है इसका, तो जल्दी से जल्दी टेस्ट करने के लिए कि किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स है या नहीं और जल्दी से जल्दी फिर रिजल्ट कंफर्म करके अगर उसको फिर मंकी पॉक्स है तो फिर फर्दर उसके जो भी आपने दवाई वगैरह देनी है, उपचार करना है, उसका एक्शन लिया जा सके, इसके लिए आरटीपीसीआर की टेस्टिंग किट्स मैन्युफैक्चर करने की परमिशन इंडिया में दे दी गई है। किसने दी है? तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीडीएससीओ भी बोलते हैं, इन्होंने मंकी पॉक्स की टेस्टिंग किट्स की आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट्स की मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दे दी है। इन्होंने बोला है कि भाई इसकी पर आपका जो है मास मैन्युफैक्चरिंग की जाए। किसको दी गई है? तो इसका जवाब है साइमंस हेल्थिनर्स के नाम से एक आपका दवाइयां बनाने वाली कंपनी है, इन लोगों को यह परमिशन दी गई है। इन लोगों को यह कहा गया है कि आप ये आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट्स फॉर मंकी पॉक्स आप बनाना शुरू करें, इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करिए। और ये लोग अपने वडोदरा में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यूनिट है, वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेंगे। अब होगा ये कि जैसे जैसे अब आउटब्रेक शुरू हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं, मंकी पॉक्स का जो ये आउटब्रेक है ये अफ्रीका से शुरू हुआ है। अफ्रीका में इसके चलते 400 के करीब मौतें हो चुकी हैं एंड धीरे धीरे जो है इसके केसेस अफ्रीका के कुछ सर्टेन इलाकों में बढ़ रहे हैं। स्वीडन में, यूरोप में स्वीडन पहला देश है जहां पर मंकी पॉक्स का केस जो है रिपोर्ट किया गया था और अब एक्सपेक्टेड है कि धीरे धीरे स्वीडन के अलावा यूरोप के दूसरे देशों में भी मंकी पॉक्स के केसेस आना शुरू होंगे। एशिया में पाकिस्तान पहला देश है जहां पे मंकी पॉक्स का टेस्ट का जो केस है वो आपका डिटेक्ट कर लिया गया, रिपोर्ट कर दिया गया एंड एक्सपेक्टेड है देर सवेर, आज नहीं तो कल, कल नहीं
तो परसों इंडिया में भी इसके केसेस वगैरह फाइनली रिपोर्ट होना शुरू होंगे। तो जल्दी से जल्दी टेस्टिंग हो सके और उसके बाद में फिर आगे फिर हम लोग कार्रवाई कर सकें, इसके लिए आरटीपीसीआर की ये टेस्टिंग किट्स अब मैन्युफैक्चर हो रही हैं। जिस तरह से कोविड के लिए बनाई गई थी उसी तरीके से मंकी पॉक्स के लिए भी बनाई गई हैं। और कल को अगर ये आउटब्रेक होता है, कल को अगर ये पेंडेमिक का रूप लेता है, तो हम लोग कम से कम अब ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो यहां से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। ये तो अपनी न्यूज हो गई। अब यहां से पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत में कौन सी दवाई बिकेगी, कौन सी दवाई नहीं बिकेगी। कोई दवाई अगर बिकेगी तो उसका क्या वेरिएंट बिकेगा, कोई अगर आपकी टेस्टिंग किट है किसी भी चीज की वो बिकेगी या नहीं बिकेगी, बिकेगी तो किस तरीके से बिकेगी, ये सारे फैसले कौन लेता है? जवाब है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि भारत में मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, जो भी दवाइयां बिकनी है, जो भी टेस्टिंग किट्स हैं, जो भी आपकी मेथोडोलॉजी है, ये सारी की सारी चीजें ये लोग डिटरमाइन करते हैं। पहला। दूसरा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मंकी पॉक्स जो है सबसे पहले कहां डिटेक्ट हुआ था? जवाब हो जाएगा अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था। एंड अफ्रीका से फिर जो है इसके केसेस वगैरह ज्यादा से ज्यादा बाहर फैलना शुरू हुए। तो ये अपने को यहां से ध्यान रखना है। ये 2 MCQ इस पर्टिकुलर न्यूज से बनकर अपने तैयार होते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलें तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। जैसे कि हेडिंग में लिखा हुआ है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन इकोनॉमी फॉर मेंस। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। जैसा कि आपको पता ही है कि मेंस में GS3 का जो पेपर होता है वो प्रोमिनेंटली इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता है। इकोनॉमी के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया या लोगों तक किस तरह से सब्सिडी के फायदे पहुंचाए जाते हैं, इन सब चीजों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें इस डाटा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एंड या फिर इसको एग्जांपल के तौर पर आप कोट कर सकते हैं और इससे आपका मेंस का जो आंसर है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। डाटा के साथ में ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा और आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर आपको ज्यादा बेहतर नंबर जो है अवॉर्ड करेगा। तो शुरू करने के पहले जो भी फैक्ट्स हैं वो बताने के पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। देखिए हुआ क्या था, 14 अगस्त 2014 को भारत सरकार ने, या फिर यूं बोलूं कि मोदी सरकार आने के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने युद्ध स्तर पर एक स्कीम की शुरुआत करी थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस पर्टिकुलर योजना में यह बोला गया था कि जितने भी गरीब लोग हैं जिन तक बैंकिंग की सर्विसेज नहीं पहुंच पाई या जो बैंकिंग के सिस्टम से बाहर हैं, इन सबके बैंकों में खाते खुलवाए जाएंगे एंड 0 बैलेंस पर इनके अकाउंट्स खुलवाए जाएंगे। होता क्या है, सेविंग का जो आपका अकाउंट है उसमें एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट आपने मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है और 10 तरीके की चीजें होती हैं। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला कि जितने भी आपके गरीब लोग हैं, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे हो, चाहे वो बेयर मिनिमम आपका जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हो, सबके जो है 0 बैलेंस पे ही सही मगर खाते बैंक में खुलवाए जाएंगे। 0 बैलेंस अकाउंट ही सही मगर खुलवाए जरूर जाएंगे। अब ये जो 0 बैलेंस अकाउंट्स खुलवाए गए, बेसिक आइडिया ये था कि जब ये अकाउंट खुलवाए जाएंगे, सपोज कर लें कि 100 लोगों के अकाउंट आपने खुलवाए, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हो सकता है इस्तेमाल ना करें, मगर जो बचे हुए 80 लोग हैं जब उनके पास में अकाउंट आएगा तो जो भी उनकी सेविंग्स हैं, छोटी मोटी जो भी सेविंग्स हैं, वो उसको बैंक में लाकर अपना डिपॉजिट करेंगे। इससे एक तो उनको थोड़ा बहुत ब्याज मिलता रहेगा उसके ऊपर, और उनका जो पैसा है जब वो इकोनॉमी में आएगा तो वो इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है, उनकी जो लिक्विडिटी है इकोनॉमी की वो बढ़ेगी। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जब इन सबके अकाउंट खुलवा लिए गए तो फिर इनको आधार के साथ में लिंक किया गया एंड फिर जिसको जो भी सब्सिडी ट्रांसफर करनी थी, भारत सरकार ने फिर डायरेक्टली वो जो सब्सिडी है डीबीटी या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से वो स्कीम, वो सारा सब्सिडी का पैसा डायरेक्टली इन खाता धारकों के खातों में ट्रांसफर करना शुरू किया। इससे हुआ यह कि वो पैसा निकालने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो लोग जिनका बैंकिंग से कोई लेना देना ही नहीं था, जो बैंकिंग सेक्टर की सर्विसेज से एकदम अछूते थे, वो लोगों के अंदर भी थोड़ा बहुत बैंकिंग की हैबिट आने लगी, थोड़ा बहुत जो है बैंकिंग की हैबिट डेवलप हुई, उन्होंने भी बैंक आना जाना शुरू किया, इसकी सर्विसेज का फायदा उठाना शुरू किया। तो यहां से आपकी जो इकोनॉमी है उसका फॉर्मलाइजेशन बढ़ा, बैंकिंग सेक्टर जो है उसका एक कह सकते हैं कि कस्टमर बेस बढ़ा एंड कहीं ना कहीं इकोनॉमी में भी एक ज्यादा मात्रा में पैसा इंजेक्ट हुआ एंड
ओवरऑल आप कह सकते हैं इससे लोगों की आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण में, उनके इकोनॉमिक इंपावरमेंट में काफी ज्यादा मदद मिली। अब इस पूरी न्यूज को कवर करते हुए कि 10 सालों में डायरेक्ट ये आपका जो जनधन योजना थी और इसमें जितने अकाउंट्स वगैरह खुलवाए गए, इसमें हमने क्या अचीव किया, क्या अचीव करना बचा है, इसको लेकर एक लंबी चौड़ी न्यूज द हिंदू में छपी थी। अब उसमें से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो मेन इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन किया और वो मैं अब आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूरा याद नहीं रहता तो भी मोटे मोटे तौर पर जो याद रह जाए उसको फिर अगर आप कोट करते हैं कहीं पर, इकोनॉमिक इंपावरमेंट या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ आ जाता है, तो आपका जवाब जो है ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा ल्यूक्रेटिव होगा। एंड इट यू कैन टेक इट फ्रॉम मी कि डाटा के साथ में लिखा गया आंसर कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे मार्क्स आपको फेच करता है, बजाय उस जवाब के जिसमें ज्यादा डाटा या तो हो नहीं या फिर इनएक्यूरेट डाटा हो या डाटा की बैकिंग ना हो। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। एज ऑफ अगस्त 2024, 53.13 करोड़ जनधन बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड अंडर द स्कीम दैट कंप्लीटेड इट्स 10 इयर्स। तो जैसे कि मैंने बताया 14 अगस्त 2014 को स्कीम चालू हुई थी। आज 14 अगस्त 2024 तक का अगर हम डाटा देखें तो 53 करोड़ 13 लाख या फिर 53 करोड़ 13 लाख जनधन बैंक अकाउंट जो है इस स्कीम के तहत में 10 सालों में खुलवाए गए। कितना बड़ा नंबर है, देखने वाली बात है। 53 करोड़ अकाउंट जो है 10 सालों में 53 करोड़ 13 लाख के करीब अकाउंट जो है इस स्कीम के तहत में खुलवाए गए। 2/3 ऑफ देम आर इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। अब ये जो 53.13 करोड़ अकाउंट्स जनधन योजना के तहत में खुलवाए गए, इसमें से लगभग 2/3 जो आपके अकाउंट्स हैं या तो वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खुलवाए गए, या फिर एकदम ये जो सेमी अर्बन इलाके हैं, जो कस्बाई क्षेत्र हैं, बहुत ज्यादा छोटे शहर हैं, उन इलाकों में इन अकाउंट्स को खुलवाया गया। अमॉन्ग दीज 53.13 करोड़ अकाउंट्स 80% आर ऑपरेटिव। अब देखिए कितना बड़ा स्कीम है, कितना बड़ा आप कह सकते हैं इस स्कीम का अचीवमेंट है कि 53 करोड़ 13 लाख खाते खुलवाए गए, उसमें से लगभग 80% के आसपास जो खाते हैं वो ऑपरेटिव हैं, उनमें से ट्रांजैक्शन होता है, उसमें पैसा आ रहा है, उसमें से पैसा निकाला जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भी जो आपकी सब्सिडी की स्कीम है वो भी इसमें आती है। सामने वाले की अपनी कुछ अगर सेविंग है तो वो भी इसमें डिपॉजिट कर रहा है, वक्त मौके पर निकालता भी है, उसको ब्याज भी दिया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो 53 करोड़ 13 लाख अकाउंट का 80% अगर आप देखें तो अच्छा खासा बड़ा नंबर बनता है। ये सारे अकाउंट्स आज ऑपरेटिव हैं, ये काम कर रहे हैं। मतलब वो सारे लोग जो इन सारे अकाउंट्स को चला रहे हैं वो सीधे सीधे फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए। फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनने का मतलब क्या होता है कि अपना जो भी पैसा वो अपने इन खातों में रख रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा इकोनॉमी में आ गया। बैंकों के पास अब वो पैसा है दूसरों को लोन देने के लिए, जिससे कि भाई आपका जो पैसा है अकाउंट में आपका इकोनॉमी में घूमने लगेगा, तो इससे आपकी इकोनॉमी की हेल्थ इंप्रूव हो रही है। और इन लोगों ने क्योंकि अपने इन अकाउंटों में इन पैसे को सेव करके रखा हुआ है, तो जितने वक्त तक रखेंगे उसके बेसिस पे बैंक इनको ब्याज भी दे रहा है। अब घर में अगर ये पैसा पड़ा रहता, डजंट मैटर कि कितना छोटा अमाउंट है, तो उसके ऊपर कोई ब्याज तो मिलना नहीं था। यहां पर कम से कम कुछ एक्स्ट्रा इनकम इनके हाथ में आ रही है, तो ये भी एक बेहतर चीज है। प्लस एक सुरक्षा का भाव है कि भाई बैंक में मेरा पैसा रखा हुआ है तो मेरा पैसा जो है सेफ है, कोई मुझसे ना छीन सकता है ना कोई चुरा कर लेकर जा सकता है। अब ये तो खैर इसकी एक बात रही कि 53.13 करोड़ में से 80% अकाउंट ऑपरेटिव है। इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आधे से ज्यादा अकाउंट 55.6% अकाउंट जो है इसमें से वो महिलाओं के हैं, महिलाएं इन्हें ऑपरेट कर रही हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट का मेरे हिसाब से आजादी के बाद में जितने भी कोशिशें की गई हैं उसमें सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप इस पॉइंट को जरूर से आपने याद रखना है और इसको आपने कोट करना है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इतने बड़ी मात्रा में अकाउंट खुलवाए गए 53 करोड़ में, उसमें से आधे से ज्यादा अकाउंट महिलाओं के हैं। अब ये जो महिलाओं के अकाउंट है, महिलाओं की देखिए एक प्रवृत्ति होती है, वो पैसे जनरली खर्च नहीं करती। एक महिला जो है वो एक महिला होने के पहले माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, बीवी है, तो इन सारे जितने रिश्तों को निभा रही है। और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, छोटे क्षेत्रों की बात की जाए, वहां पर वो इन जिम्मेदारियों को निभाने में अपने आप को खपा देती है। अब वहां पर इन महिलाओं के हाथ में जब ये अकाउंट्स आए, इनमें पैसे वगैरह आए, जो भी पैसे इन्होंने सेव किए थे वो उन्होंने डलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सब्सिडी का पैसा इसमें आने लगा। ये सारा पैसा इन्होंने बहुत संभल के खर्च करना है, बहुत देख समझ के खर्च करना है। इसके चलते एक तो घरों में जो पैसा है वो सुरक्षित रहा,
काफी सारे लोगों को यह भी डर था कि यार अगर ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पैसा दिया तो लोग फिर दारू पी लेंगे, इसकी जो पैसा मिलेगा उसको निकाल के शराब पी लेंगे, इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। यहां पर एक चीज और की गई कि प्रोमिनेंटली फोकस ये किया गया कि घर के कलेक्टिवली अगर सब्सिडीज देनी है तो वो भी अगर हो सके तो महिलाओं के खातों में दी जाए। अब जब ये पैसा महिलाओं के खातों में आया तो इसका फायदा ये हुआ है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो पाया, या फिर वो जो एक डर था कि जिस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर सब्सिडी दी जा रही है उस पर ये खर्च होगा भी कि नहीं होगा, इस तरीके के जो है भ्रम दूर हो गए। महिलाओं ने अकाउंट्स को ऑपरेट किया, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, ये जो पैसा है वो बर्बाद नहीं गया, जिन चीजों के लिए दिया गया था उन्हीं चीजों में लगाया गया, और इसके बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जो है रूरल इंडिया में देखने को मिलता है। वो बच्चे जो शहरों में रहते हैं उनको उतना समझ में शायद ये बात नहीं आया, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो है इस पर्टिकुलर इस तरह से कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हैं, वो उसके साक्षी हैं। और मैं खुद इसका पार्ट हूं तो मैं जानता हूं कि महिलाओं के खाते खुलवाना, इसमें पैसा आना, इनकी बैंकिंग हैबिट डेवलप करना, घरों के जो कलेक्टिवली पैसे हैं सब्सिडीज के इन महिलाओं के अकाउंट्स में देना, ना कि पुरुषों के अकाउंट में देना, कितना बड़ा कदम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपने कोट करना ही करना है, वुमेन एम्पावरमेंट में करना है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके मुद्दे वगैरह आते हैं सारी जगहों पर इस पॉइंट को आप कोट कर सकते हैं। Only 8.4% अकाउंट हैव जीरो बैलेंस। अब ये देखिए कि ये जो अकाउंट्स हैं 53 करोड़ 13 लाख अकाउंट, जिसमें से लगभग 80% अकाउंट ऑपरेटिव है, उसमें से भी जिसमें 55.6% अकाउंट महिलाओं के हैं, इसमें हार्डली 8.4% अकाउंट ऐसे हैं जिसमें एक पैसा भी नहीं है, या फिर जो अभी भी जीरो बैलेंस पर चल रहे हैं, जो एक्टिव तो हैं मगर उसमें पैसा वैसा बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ। इसके अलावा हर अकाउंट में चाहे थोड़ा बहुत ही अमाउंट हो, कुछ ना कुछ बनता है। अब ये देखिए कि कितना बड़ा, मतलब आप ये कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक ये साबित हुआ है कि कलेक्टिवली इन सारे अकाउंट्स में जो पैसा है आज की तारीख में वो 2.3 लाख करोड़ के आसपास है। मतलब ये भारत की गरीब जनता की ताकत आप देख सकते हैं कि वो छोटी छोटी जो राशियां थी, जो किसी ने अपने गद्दे के नीचे दबा के रखी थी, किसी ने अलमारी में छुपा के रखी थी, किसी ने कहीं रखी हुई थी, ये सरकार उसको बैंक में लेकर आई और कलेक्टिवली इन सारे जनधन अकाउंट्स में आज की तारीख में 2.3 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अब ये इतना रुपया आपकी इकोनॉमी में इंजेक्ट हो गया है, तो इस पैसे के चलते आपकी इकोनॉमी की सेहत पे कितना ज्यादा असर पड़ा है, कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एकता की आप जो है ताकत देखिए। किसी ने 1000 रुपए डाले होंगे, किसी ने 2000 रुपए डाले होंगे, किसी ने 5000 रुपए डाले होंगे, मगर सबने अपनी जो छोटी छोटी सेविंग्स करके डाली है, ये बूंद बूंद जल मिलकर कितना बड़ा समंदर बनकर तैयार हुआ है। ये 2.3 लाख करोड़ रुपए आपके बैंकिंग हेल्थ को, बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ को कितना ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। सरकार के हाथ में इसने कितना, सरकार को जो है इसने कितना ज्यादा एम्पावर किया है, एंड इसके अलावा इसके चलते आपकी इकोनॉमी में कितना असर पड़ा है। सारी चीजें भी अपने आप में बहुत, आप कह सकते हैं, एक प्राउड कराने वाली बात है। किसी स्कीम का इतना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना अपने आप में एक बहुत प्राउड वाला मोमेंट, एक बहुत प्राउड मोमेंट के तौर पर जो है ये निकल कर आता है। These accounts form large chunk of about 173 CASA accounts in India। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो आज की तारीख में भारत में कुल मिला के 173 करोड़ अकाउंट्स चल रहे हैं, करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स। बाकियों की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग 173 करोड़ 173 करोड़ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट भारत में ऑपरेट हो रहे हैं। उसमें ये जो 53 करोड़ 13 लाख अकाउंट है, ये बहुत प्रोमिनेंट हिस्सा बनते हैं, बहुत बड़ा चंक जो है इस बनके ही तैयार होता है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी कुछ थोड़े बहुत जो अडल्ट वगैरह हैं वो अभी भी बैंकिंग सेक्टर से बाहर है। ऑब्वियस सी बात है, परफेक्टली 100% तो कोई चीज हो नहीं सकती। इतना करने के बाद भी जो एकदम अब हिंटरलैंड में या फिर बहुत दूर दराज के इलाकों में, अति पिछड़े इलाकों में रहने वाले अगर कुछ लोग रह गए टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बहुत कम अमाउंट में वो लोग बचे हुए हैं। नहीं तो मोर और लेस हम लोग अब यह कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स जो हैं उन तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंच चुकी हैं, उनके बैंक अकाउंट जो है खुल चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। इसको भी जो है आप कोट कर सकते हैं कि अब मोर और लेस भारत के लगभग हर इंसान के पास, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए जो एकदम ही बहुत दूर दराज के इलाकों में है या फिर एकदम ही अति पिछड़े हैं, शायद उनके अकाउंट्स वगैरह ना हो, नहीं तो लगभग सबके अकाउंट जो है खुल चुके हैं। मोर और लेस सब लोग जो है फॉर्मल बैंकिंग, फॉर्मल इकोनॉमी में आ गए हैं, या फिर फॉर्मली जो है वो बैंकिंग सेक्टर की सर्विसेज वगैरह का लाभ उठा रहे हैं, खुद का भी फायदा कर रहे हैं, देश का भी फायदा कर रहे हैं और इकोनॉमी का भी फायदा हो रहा है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको अपने को ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट्स आपने याद करने हैं, खास तौर पे महिलाओं से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, एक तो ये,
और दूसरा ये जो कलेक्टिवली इन सारे अकाउंट्स में कितना पैसा पड़ा हुआ है और इसका कितना आपकी इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, इस बातों को आपने, अगर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए आता है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए आता है, GS3 में इस तरीके के क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो उसमें आपने कोट करना ही है। आपको इसका बहुत पॉजिटिव फायदा मिलेगा, आपको इस पर्टिकुलर आंसर में कुछ नहीं तो 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, दैट यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर, चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार यह है कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जिनका नाम जय शाह है, ये आईसीसी के अगले चेयरपर्सन या फिर आईसीसी के अगले चेयरमैन होंगे। एंड इनका जो इलेक्शन हुआ है आईसीसी के चेयरपर्सन या चेयरमैन का, उसमें 16 में से 15 क्रिकेट बोर्ड्स ने इनका समर्थन किया था, तो ये अनअपोज्ड इस पद पर इलेक्ट हो गए। 35 साल की उम्र में ये आईसीसी के अब तक के सबसे यंगेस्ट चेयरमैन होने वाले हैं, ये भी अपने आप में बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। 1 दिसंबर को ये अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। उस दिन न्यूजीलैंड के जो ग्रेग बार्कले हैं, ये इनको आईसीसी का जो चेयरमैनशिप है वो हैंडओवर कर देंगे। अब इनका जो इलेक्शन है उसको लेकर, क्योंकि ये यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के बेटे हैं, तो काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि शायद नेपोटिज्म है, एंड क्योंकि इनके पिताजी जो हैं वो होम मिनिस्टर हैं तो उसका इनको फायदा वगैरह मिल रहा है, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर आप इनके क्रेडेंशियल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 10 साल से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ना किसी रूप में इन्वॉल्व है, किसी ना किसी रूप में ये क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन पे भारत में एज वेल एज एशिया में इंपॉर्टेंट पदों पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो 2014 के आसपास गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी के तौर पर ये इलेक्ट हुए थे। उसके बाद में लगभग 5 साल तक इन्होंने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में काफी अच्छा काम किया। उसका कंसिक्वेंस ये हुआ कि जब 2019 में बीसीसीआई में सेक्रेटरी के पद के लिए इलेक्शन होना था, तब ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे, वहां पर भी ये निर्विरोध चुने गए थे। साथ ही साथ फिर उसके बाद में ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरपर्सन बने। एंड इनके कार्यकाल में काफी सारी चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो वुमेन्स आईपीएल जो है वो शुरू हो गया, वर्ल्ड कप इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया इंडिया में पिछले साल जो 2023 में क्रिकेट 50 ओवर्स का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। इसके अलावा आईपीएल में और बाकी जो आपके टूर्स वगैरह हुए हैं, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिले या फिर जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह जो दिए गए, उसमें से काफी रेवेन्यू वगैरह कमाया गया है। तो आप ओवरऑल देखेंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन इनका रहा है कि जो महिला क्रिकेटर्स हैं, बीसीसीआई की तरफ से अपने जो क्रिकेटर्स को पैसा दिया जाता है उसमें मेल और फीमेल क्रिकेटर्स के बीच में एक इक्वालिटी नहीं थी, पैरिटी नहीं थी। जो आपके मेल क्रिकेटर्स थे उनको डिस्प्रोपोर्शनेटली काफी ज्यादा पैसा दिया जा रहा था, महिला क्रिकेटर्स को उतना पैसा नहीं मिलता था। पर मैच खेलने का एक सर्टेन मैच फीस होती है। तो इनके टाइम पीरियड में एक ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका रहा कि इन्होंने महिला और पुरुष क्रिकेटर्स को जो पैसा दिया जाता है बीसीसीआई की तरफ से पर मैच, जो भी मैच खेलने की जो भी फीस मिलती है वो बराबर कर दी। ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन का माना जा सकता है। तो खैर काम तो इन्होंने काफी किया था। क्रिटिसिज्म इनका होगा नो डाउट, क्योंकि पिताजी पॉलिटिक्स में है, राजनीति अपनी चलती है, मगर ओवरऑल देखें तो इनके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं। इनके टाइम पीरियड में आपका ना सिर्फ भारतीय क्रिकेट ने, एशियन क्रिकेट ने, बट ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में भी जो है भारत का दबदबा और रुतबा जो है काफी ज्यादा बढ़ा है, काफी ज्यादा इसमें आप कह सकते हैं चढ़ाव हमको देखने के लिए मिला। अब आईसीसी के रूल्स ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपका चेयरपर्सन बनता है या फिर चेयरमैन बनता है तो फिर वो किसी दूसरे पद पर नहीं रह सकता। आईसीसी के रूल्स का ये कहना है कि आप एक इंडिपेंडेंट चेयर होंगे, मतलब आप कोई दूसरा पद नहीं रख सकते, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति बनती है। तो जो भी व्यक्ति चेयरपर्सन के तौर पर इलेक्ट होता है उसको फिर अपने दूसरे सारे पदों से इस्तीफा देना पड़ता है। तो जब 1 दिसंबर को फाइनली ये आईसीसी के यंगेस्ट चेयरपर्सन इनफैक्ट 35 साल की उम्र में बनेंगे, तब एक तो इनको बीसीसीआई की जो सेक्रेटरी का पद है उससे इस्तीफा देना पड़ेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो ये चेयरमैन बने हुए हैं उस पद से भी इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। एंड यहां से फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा देखने में कि इसके बाद में कौन सा सेक्रेटरी आता है। एंड नो डाउट इस व्यक्ति ने काम तो किया है भारतीय क्रिकेट को बढ़ाने में, भारतीय क्रिकेट में पैसा बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो फिर अब इनकी लीगेसी को आगे कौन लेकर जाता है ये देखने वाली बात होगी। एक चीज और कि ना ये पहले भारतीय नहीं है जो आईसीसी के चेयरपर्सन बन रहे हो। इनके पहले 4 इंडियंस और जो है आईसीसी के चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन रह चुके हैं। सबसे पहले जगमोहन डालमिया साहब, उसके बाद में शरद पवार, देन एन श्रीनिवासन एंड लास्ट में शशांक मनोहर। अच्छा, एक देखने वाली बात है, इनमें से कोई भी क्रिकेटर नहीं है
ये जो सारे आपके इसके पहले जो चेयरपर्सन रह चुके हैं आईसीसी के, इनमें से कोई भी क्रिकेटर नहीं है। एंड सेम गोज फॉर जय शाह, जय शाह भी क्रिकेटर नहीं है। तो यहां से अपने को एक बात समझनी पड़ेगी कि क्रिकेट खेलना या गेम में प्लेयर होना, प्रोफेशनल प्लेयर होना अलग चीज होती है, और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर या फिर किसी भी स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटर होना एक अलग चीज होती है। जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर एक ऊंचे पद पर हैं तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में एक बहुत अच्छा प्लेयर होना भी जरूरी है, या फिर उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आपको प्रोफेशनली जुड़ा होना जरूरी है, आप खेलते रहे हो, इस तरीके की चीज जरूरी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज हो जाती है, प्रोफेशनल प्लेइंग एक अलग चीज हो जाती है, वो करियर जो है एक अलग चीज हो जाती है। इसको अपने को याद रखना है। तो क्रिटिसिज्म अपनी जगह, मगर इसके पहले भी अपन देख सकते हैं लगभग सारे के सारे आपके जो 4 चेयरपर्सन गए हैं आईसीसी के, जो 4 इंडियंस थे, ये भी क्रिकेटर्स नहीं थे। सेम गोज फॉर जय शाह, ये साहब भी जो है क्रिकेटर नहीं है, बट इन्होंने भी अपने टाइम पीरियड पे बीसीसीआई को अच्छा चलाया था, आगे बढ़ाया था। एंड सेम गोज फॉर दिस मैन ऑल्सो, कि इन्होंने भी अपने टाइम पर बीसीसीआई को अच्छा चलाया है। अब यही उम्मीद इनसे की जा सकती है कि जब ये आईसीसी में चेयरमैन के तौर पर आए तो एक तो 2028 में इनकी चेयरमैनशिप में ओलंपिक्स में क्रिकेट खेला जाएगा। लगभग 128 साल के बाद में जो है ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी हो रही है। एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि जो नॉन क्रिकेटिंग नेशंस है वहां पर भी इस पर्टिकुलर गेम को बढ़ाया जाए, इसका और प्रचार प्रसार जो है किया जाए। और जैसे फुटबॉल लगभग 200 देशों में खेला जाता है, क्रिकेट भी उतना ही फेमस हो, और धीरे धीरे जैसे अभी 8-10 देश जो है अच्छी टीमें हैं, तो उस तरह से और भी दूसरे देश इसको खेलें, अच्छी टीमें प्रिपेयर हो और गेम का जो है भला हो, ये इनसे एक्सपेक्टेशन अपनी रह सकती है। तो ये जो है अपना समाचार हो गया। अब यहां से क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि जय शाह जो है वो यंगेस्ट चेयरमैन है, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। रेलवे के जो एग्जाम है इसमें खासतौर पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाए। दूसरा क्वेश्चन कि जय शाह पहले आपके व्यक्ति इंडियन है जो चेयरमैन बने आईसीसी के, सही है या गलत है। तो याद रखना है पहले नहीं है, पहले कौन थे, जगमोहन डालमिया, और इनके पहले 4 लोग और जो हैं वो रह चुके हैं। अच्छा, एक चीज और कि ये कौन कौन से पदों पर रहे हैं, तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, बीसीसीआई के आपके सेक्रेटरी रहे और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन रहे। तो ये कुछ बातें हैं इनके बारे में जो अपने को याद रखनी है। एंड ये 4 नाम भी आप याद रख सकते हैं कि आईसीसी में इनके पहले कौन कौन जो है चेयरमैन रहा है। एंड लास्टली ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। 16 क्रिकेट बोर्ड्स में से 15 ने जो है इनकी फेवर में वोट दिया है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ये भी स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। तो समाचार यह है, ओलंपिक्स के सफल आयोजन के बाद में पेरिस में अब पैरा ओलंपिक्स जो है वो आज से शुरू हो रहा है। पैरा ओलंपिक्स का मतलब क्या होता है, पैरा ओलंपिक्स का मतलब है जो आपके फिजिकली चैलेंज लोग हैं, जो दिव्यांग जन हैं, इनके जो ओलंपिक्स होते हैं उसे पैरा ओलंपिक्स बोला जाता है। तो जनरली आपका ओलंपिक्स खत्म होने के बाद में जो वेन्यू होता है वहीं पर ये ओलंपिक्स भी जो है ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो इस ओलंपिक्स में भी भारत ने 84 आपके पैरा एथलीट्स का कंटिंजेंट भेजा है, यानी कि हमारे 84 पैरा एथलीट्स अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये अब तक का हमारा सबसे लार्जेस्ट कंटिंजेंट है जो पैरा ओलंपिक्स में हमने भेजा है। इसके पहले 2021 के पैरा ओलंपिक्स में हमने कुल मिलाकर 19 मेडल जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड थे और हम 24th पोजीशन पर थे। एक्सपेक्टेड यही है कि इसमें भी, इस बार भी हम इससे ज्यादा अपनी मेडल्स टैली को जो है सुधारेंगे, और ज्यादा मेडल जीतेंगे, और ज्यादा गोल्ड जीतेंगे। एंड हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं ये भी देश का नाम रोशन करेंगे और भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल्स लेकर आएंगे। तो यहां से अपने वो क्वेश्चंस याद रखने हैं ओलंपिक्स के बारे में, क्योंकि काफी कवर किया गया है। पैरा ओलंपिक्स उतना कवर नहीं होता, तो एग्जामिनर कई बार घुमाने के लिए पूछ सकता है कि भाई पैरा ओलंपिक्स जो है वो फलानी जगह पर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है। याद रखना है पैरा ओलंपिक्स भी पेरिस में ही ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर जिसका इस्तेमाल कर ओलंपिक्स हुआ था, उसी का यूज कर पैरा ओलंपिक्स भी जो है करवाया जा रहा है। दूसरा ये कि भारत ने अपना अब तक का लार्जेस्ट कंटिंजेंट, जिसमें कुल मिलाकर 84 या 84 हमारे पैरा एथलीट्स हैं, उनको भेजा है। इसके पहले 2021 में आपकी आखिरी टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी 24th पोजीशन थी, 5 गोल्ड और 19 मेडल कुल मिलाकर हमने जीते थे। इस बार एक्सपेक्टेड है कि इससे अच्छा हम लोग करेंगे। चलें, बाकी इससे रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं कवर करूंगा फ्यूचर लेक्चर्स में, बट अभी के लिए अपने को इतना जानना बहुत है, इससे ज्यादा इसमें और अपने काम का कुछ नहीं है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 29 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।